कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो रोटी या चावल है उसका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? ये सिर्फ दुकान से खरीदने जितना आसान नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक लंबा सफ़र है। तो चलिए आज इसी सफ़र को बहुत करीब से जानते हैं कि आखिर फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन होता कैसे है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक सिस्टमैटिक तरीके से खाना उगाना पड़ता है। और हाँ, सिर्फ उगाना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना और हर किसी तक पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है। इस पूरे सफ़र को हम एक किसान की नज़रों से देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे मिट्टी की तैयारी से कहानी शुरू होती है, फिर बीज बोना, सिंचाई, कटाई और आखिर में अनाज को सुरक्षित गोदाम तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अनाज उगाने की इस दिलचस्प कहानी को और समझते हैं उन बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। कोई भी फसल उगाने की प्रक्रिया इन्हीं 7 ज़रूरी कदमों पर टिकी होती है। ये एक तरह का रोड मैप है जिसे हर किसान फॉलो करता है। मिट्टी तैयार करने से लेकर भंडारण तक इनमें से एक भी स्टेप मिस नहीं किया जा सकता। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में मौसम के हिसाब से फसलें मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं। पहले हैं खरीफ फसलें, जो बारिश के मौसम में यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं, जैसे धान या मक्का। और दूसरी हैं रबी फसलें, जो सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और सरसों। तो यहीं पर एक सवाल मन में आता है। अभी अभी हमने खरीफ और रबी के बारे में जाना, तो क्या कोई सोच सकता है कि धान को सर्दियों के मौसम में यानी रबी के सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता? थोड़ा सोचिए। इसका जवाब बहुत सीधा सा है, पानी। धान की फसल को बेहिसाब पानी की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत सिर्फ बारिश के मौसम में ही पूरी हो सकती है। बस इसीलिए धान एक खरीफ फसल है। चलिए अब आते हैं खेती के पहले और शायद सबसे ज़रूरी कदम पर, यानी ज़मीन को खेती के लिए तैयार करना। जुताई मतलब मिट्टी को उलटना पलटना और ढीला करना। यही है अच्छी फसल का पहला सीक्रेट। ऐसा करने से होता ये है कि पौधों की जड़ें गहराई तक जा पाती हैं और आसानी से सांस ले पाती हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोसेस केंचुओं जैसे किसान के दोस्तों के लिए भी एक अच्छा माहौल बनाती है और पोषक तत्वों से भरी मिट्टी को ऊपर ले आती है। पुराने ज़माने में किसान ये काम पारंपरिक हल और जानवरों की मदद से करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त लगता था। लेकिन आज देखिए, टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया है। अब ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर से यही काम जो घंटों में होता था वो मिनटों में हो जाता है। इससे समय और मेहनत दोनों की ज़बरदस्त बचत होती है। ओके, तो मिट्टी अब एकदम तैयार है। अब अगला कदम है बीज बोने का और ये पक्का करने का कि उन्हें बढ़ने के लिए पूरा पोषण मिले। बीज बोने के तरीके में भी टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया है। पहले कीप जैसे पारंपरिक तरीकों से बीज बोने में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कोई बीज गहरा चला गया, कोई ऊपर रह गया। लेकिन आज की आधुनिक सीड ड्रिल ये पक्का करती है कि हर बीज सही दूरी और सही गहराई पर बोया जाए। इससे बीज भी बर्बाद नहीं होते और पैदावार भी बेहतर होती है। अब एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र और खाद यानी मैन्योर के बीच। देखिए, उर्वरक जो फैक्ट्रियों में बनते हैं वो पौधों को एनपीके जैसे पोषक तत्व तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन मिट्टी को ह्यूमस नहीं दे पाते। ह्यूमस मतलब मिट्टी में मौजूद वो जैविक पदार्थ जो उसे जिंदा और उपजाऊ बनाता है। वहीं खाद पूरी तरह से नेचुरल होती है और मिट्टी को यही कीमती ह्यूमस देकर उसकी सेहत सुधारती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैविक खाद उर्वरकों से कई बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि उसे भुरभुरा बनाकर जड़ों को फैलने में मदद करती है और मिट्टी के दोस्त यानी अच्छे जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ाती है। अच्छा, बीज बो दिए, पोषण भी दे दिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फसल उगने लगे तो उसे सही समय पर पानी देना और फालतू के पौधों से बचाना भी बहुत जरूरी है। पहले के समय में सिंचाई के लिए मोट, चेन पंप और ढेकली जैसे तरीके इस्तेमाल होते थे। ये तरीके काम तो करते थे, लेकिन इनमें मेहनत बहुत ज्यादा थी और सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की बर्बादी। काफी सारा पानी तो खेत तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाता था। और यहीं पर मॉडर्न मेथड्स एक गेम चेंजर की तरह सामने आते हैं।
स्प्रिंकलर यानी छिड़काव सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ये तरीके पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल करते हैं। ये पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे बर्बादी लगभग जीरो हो जाती है। आज के समय में जब पानी की इतनी कमी है, ये टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं है। पानी देने के साथ साथ फसल को बचाना भी पड़ता है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है खरपतवार। ये वो बिन बुलाए मेहमान पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उगकर उसका हिस्सा छीन लेते हैं, चाहे वो पानी हो, पोषक तत्व हो या फिर सूरज की रोशनी। अगर इन्हें टाइम पर न हटाया जाए तो ये फसल की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तो चलिए, अब हम इस सफर के अंतिम चरणों पर आ गए हैं, यानी पकी हुई फसल को इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित रखना। फसल पकने के बाद बारी आती है कटाई की। आज ये काम कंबाइन मशीन से होता है, जो एक कमाल का आविष्कार है। सोचिए, ये मशीन एक ही साथ 3 काम करती है। हार्वेस्टिंग यानी फसल काटना, थ्रेशिंग यानी दानों को भूसे से अलग करना और फिर उसे साफ करना। इससे किसानों का कितना ज्यादा समय और मेहनत बचती है। तो चलिए, फिर से एक छोटा सा सवाल। अभी हमने इसकी बात की है, दाने को भूसे से अलग करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कटाई, बी निराई या सी थ्रेशिंग। बिल्कुल सही, सही जवाब है सी, थ्रेशिंग। यही वो प्रोसेस है जिससे अनाज को उसकी भूसे से अलग किया जाता है। और जैसा हमने देखा, ये काम हाथ से भी हो सकता है और बड़ी-बड़ी मशीनों से भी। और अब आता है इस लंबे सफर का सबसे जरूरी पड़ाव, भंडारण यानी स्टोरेज। सोचिए, महीनों के मेहनत के बाद उगाई गई फसल को अगर नमी, कीड़ों मकोड़ों और चूहों से न बचाया जाए तो सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए अनाज को बड़े बड़े साइलो और अन्न भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये थी फसल उत्पादन की पूरी यात्रा। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल ये है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, क्या खेती के ये तरीके भविष्य में भी सबका पेट भर पाएंगे, या हमें और भी नई और बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।